नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। चाहे खेती किसानी का क्षेत्र हो या उससे जुड़ा कोई भी व्यवसाय, अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक किया जाए तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। और ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के जिंद और करनाल के किसानों ने। जी हाँ, जब उन्होंने वैज्ञानिक विधि से मछली पालन किया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और इसी तरह से उनकी आमदनी भी बढ़ी और लागत में कमी आई। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। मेरा गांव मेरा गौरव किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने का अनूठा कार्यक्रम है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कृषि विश्वविद्यालय या कृषि संस्थान के वैज्ञानिक खुद गांव-गांव जाकर न सिर्फ खेती और उससे जुड़े दूसरे व्यवसायों में आ रहे दिक्कतों का हल सुझाते हैं, बल्कि किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी भी देते हैं। इसका मकसद लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से फसलशाला की प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक अपनी सुविधा के अनुसार नियुक्ति स्थल के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में गांव का चयन करके किसानों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम में 4-4 वैज्ञानिकों के समूह बनाए जाने का प्रावधान है। हर समूह को 5 गांवों का चयन करना होता है। जरूरत पड़ने पर वैज्ञानिक गांवों का दौरा भी करते हैं या फिर फोन कॉल और मोबाइल संदेशों के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का दायरा खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मछली पालन के क्षेत्र में भी भूमिका निभा रहा है। हम सब जानते हैं कि आजकल खेती बाड़ी से परिवार का गुजारा मुश्किल है। खास तौर से छोटे किसानों को आय के दूसरे संसाधन जुटाने ही होंगे। करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इसी कार्यक्रम के तहत मछली पालन को प्रोत्साहित करने में लगे हैं। वैज्ञानिकों ने करनाल और जींद जिले में 5 गांव गोद लिए, जहां वो आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जींद के धतराह में स्थित एक मछली फार्म का उदाहरण लेते हैं। 12.5 एकड़ पर फैले इस फार्म में सामान्य कॉप्स मछली के अलावा इंडियन मेजर कॉप्स, कतला, रोहू और मृगल जैसे किस्में पाली जा रही हैं। लेकिन 3 महीने बाद मछलियों में समस्या आने लगी। खास तौर से 2 तरह के प्रकोपों ने मछलियों को जकड़ लिया और मछलियां मरने लगीं। जांच की गई तो उनके बलगम और पीले गलफड़ों से ढकी त्वचा का रंग नजर आया। साथ ही गलफड़ों और मछली की बाहरी त्वचा पर एंकर वर्म दिखाई दिया। मछलियों पर पड़ने वाला ये पहला प्रकोप था। इससे उन्हें भूख लगनी बंद हो गई और वो दिन ब दिन कमजोर होती गईं। यहाँ वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली थी। जांच के बाद वैज्ञानिक समस्या को पहचानने में कामयाब हो चुके थे और अब उन्हें बचाव के उपाय सुझाने थे। उन्होंने मछली पालकों को पानी की सतह पर साइप्रिन के इस्तेमाल की सलाह दी। ऐसा हफ्ते भर में कई बार किया गया। इलाज कामयाब रहा। जल्दी मछलियां भरपेट खाना खाने लगीं और मोटी हो गईं। दूसरा प्रकोप इससे भी बुरा था। इसने गलफड़ों के साथ साथ पंखों और दूसरे अंदरूनी हिस्सों पर धावा बोला था। ऐसा पानी की गुणवत्ता में खराबी के कारण हुआ। इसी खराबी के चलते मछलियां तनावग्रस्त हो गईं और उनमें संक्रमण भी फैल गया। जांच के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि इसके पीछे एंटीओलॉजिकल एजेंट का हाथ हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने सीफेक्स 1 ppm की सलाह दी। छिड़काव हफ्ते में 3 बार करना था। इसका नतीजा भी शानदार रहा और मछलियों की बीमारी दूर हो गई। इस तरह की समस्या आने पर मछली पालक आमतौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा अच्छी बढ़ावार के लिए दूसरे रसायनों का प्रयोग भी किया जाता है। ये उपाय महंगे होते थे और फायदा भी कुछ खास नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मछली पालकों ने वैज्ञानिक उपाय अपनाए तो लागत में 53% की कमी आ गई। इस तरह वैज्ञानिक सलाह से मछली पालकों को 3 तरह के फायदे हुए। उनकी लागत घट गई, आमदनी बढ़ गई
और मछलियों की मृत्यु दर में कमी आ गई। इसके अलावा वो बेवजह के रसायनों के इस्तेमाल से भी बच गए। ये बदलाव खुद मछली पालकों ने भी महसूस किया और उन्हें लगने लगा कि सही तकनीक दुगनी आमदनी में मददगार हो सकती है। किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है, जिससे कि किसान उससे मौसम और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सके। आइए किस तरह से करना है उसका इस्तेमाल बताते हैं आपको। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में एक समय था जब हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती किया करते थे, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब फसलों का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों ने रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर काफ़ी असर पड़ा। लेकिन अब वो दौर फिर से वापस आया है जब हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जगदीश पारिक जी से, जो कि पूर्ण रूप से सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया।
सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, तिलहन के क्षेत्र में अभी भी हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है, लेकिन किस तरह से हम तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके बारे में हमें तमाम जानकारी दी है डॉक्टर SK मल्होत्रा जी ने। आइए उनके साथ बातचीत के दिखाते हैं कुछ अंश। अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं ये कहूँगा कि जो तिलहनी फसलें हैं उसमें अभी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। उसमें करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ का जो लगभग हम खाद्य तेल जो है दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया, मंथन किया और एक जो नया मिशन है जिसको हम ये कहते हैं कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों पर एक नया मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत
जो है हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, जिससे कि हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़े, हमारा अपना उत्पादन बढ़े और जिससे कि हमें बाहर से जो है तेलों को ना मंगाना पड़े। तो अभी जैसे रबी का मौसम की शुरुआत हो रही है और अभी खरीफ का मौसम ख़त्म हो चुका है, तो रबी के मौसम की तैयारियां चल रही हैं। किसान जो है एक अनुकूल तापमान के आने का इंतज़ार कर रहा है और सरसों की बिजाई को वो जल्दी से जल्दी कर देगा। तो सरसों एक बड़ी अहम तिलहनी फसल है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा अभी तिलहनी फसलों के बारे में करना चाहूँगा कि तिलहनी फसलें अब हमारे लिए एक तरह से प्रायोरिटी हो गई है और ये एक प्राथमिकता वाली जो हमारी ये फसलें हैं, तो इन पर जो है किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो MSP जो बढ़ाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, तो वो सरसों में भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। तो अभी बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण बहुत ही अनुकूल है, हमारे जितने जल भंडार हैं वो भी भरे हुए हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो तिलहनी फसलों में सरसों और तोरिया जो है उन दोनों की बिजाई ज़रूर करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा कैंपेन चलाया जिसको हम कहते हैं कि सरसों का एक तरह से कैंपेन और रिवॉल्यूशन लाने के लिए इसको जो है खाद्य तेल मिशन के तहत जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस वर्ष के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पिछले वर्ष की अगर आप तुलना में अगर आप देखें तो करीब 62 लाख क्षेत्र में जो है सरसों की खेती हुई थी, जिसको हम बढ़ा करके 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। और 11 जो राज्य हैं वो मुख्य राज्य हैं, वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और जो 11 राज्य हैं उसमें जो मुख्य कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों को मैं बता देना चाहूँ, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा, कुछ पंजाब को भी लेकर के चले हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और वहाँ पर हम लोग सरसों की खेती को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है हम ये चाह रहे हैं कि कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया हैं, कुछ ईस्टर्न इलाके हैं जहाँ पर धान की कटाई के बाद जो क्षेत्र खाली रह जाता है, वहाँ पर भी सरसों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा जो मुख्य कुछ फसलें ऐसी भी हैं उनको इंटरक्रॉपिंग में दो जो मुख्य फसल है उसके 2 लाइनों के बीच में भी जो है सरसों को लगाएं। तो क्योंकि अभी क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उसी क्षेत्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, तो ये इंटरक्रॉपिंग को भी एक चुना गया है। दूसरा जो राइस फैलो एरिया है उसको टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समुचित ढंग से जितनी अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, उन किस्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उससे नीचे उत्पादन करने वाली किस्मों को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हाइब्रिड जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं सरसों से रिलेटेड, वो भी अभी उपलब्ध हैं, तो उनको भी जो है किसान अपनाएं, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े, तो अपने आप ही उत्पादन जो है प्रति इकाई क्षेत्र से वो बढ़ जाएगा। देश में कृषि सुधार के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून लाया गया है। इसके माध्यम से अब किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा सहूलियत और खेती के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस कानून के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बरकरार रखा जाएगा। साथ ही राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी। कृषि कानून से खेती के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। खेती किसानी में निजी निवेश से होने से तेज विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। सरकार ने सारी भ्रांतियों को दरकिनार करते हुए बताया कि किस तरह ये कानून किसानों के लिए हितकारी है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून सरकारी संस्थाओं से MSP पर खरीद जारी रहेगी। किसान बेहतर मूल्य पर अपने कृषि उत्पाद को अपने पसंद के स्थान पर बेच सकते हैं। यहाँ तक कि किसानों को अब उत्पाद सीधे बेचने की सुविधा होगी। इससे कृषि उत्पाद के संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों के साथ राज्य और अंतर राज्य व्यापार की स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से खाद्यान्न, तिलहन और दलहन फसलों के साथ प्याज और आलू जैसी प्रमुख फसलों को बाहर कर दिया गया है।
किसानों द्वारा लाभकारी मूल्य प्राप्त करने से उनकी आय में वृद्धि होगी। मंडियों में पहले की तरह खरीदारी जारी रहेगी। सरकार किसानों की आय बढ़ाने व सदैव उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देती रही है। भारत में वर्ष 2018-19 के दौरान 285.20 मिलियन टन उत्पादन हुआ और वर्ष 2019-20 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार अनुमानित उत्पादन 296.65 मिलियन टन है। इस तरह कृषि के क्षेत्र में बढ़ते आयाम सरकार की नीतियों और किसान की मेहनत का परिणाम है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण कानून के अनुसार सरकारी संस्थाओं से एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आज के कृषि कैलेंडर में हम आपको पपीते की खेती के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पपीते के पौधों के आसपास यदि जल भराव हो तो जल का तुरंत निकास करें। नींबू के पौधों की आवश्यकता से अधिक बढ़ी हुई और रोगग्रस्त शाखाओं की कटाई छटाई कर देनी चाहिए। गुलाब के पौधों की कटाई छटाई करें। कटाई के बाद वाविस्टिन का लेप आसमान साफ होने पर लगाएं ताकि कवकों का आक्रमण न हो। और अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा मौसम का हाल। हमारे उत्तर पश्चिम भारत में इस बार वर्षा कम रही और उत्तर पश्चिम भारत में भी बात करें तो हमारे खासकर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में काफ़ी वर्षा कम मिली, यानी कि लार्ज डेफिसिट था वहाँ पर, खासकर आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में और भी लद्दाख रीजन में। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य से कम रही, उत्तराखंड में सामान्य से कम रही और हमारे पश्चिमी यूपी में भी सामान्य से कम रही। और उसके साथ साथ जो हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का हिस्सा है वहाँ पर भी ये कम रही, यानी कि जो हमारी 36 मौसम के उपखंड हैं यानी कि सब डिविजन्स हैं उनमें से 31 में ये सामान्य से ज़्यादा रहे और 5 उपखंडों में सामान्य से कम रही। तो उसमें भी यदि हम बात करें तो जैसे उत्तर पूर्वी इलाकों में सिक्किम में करीब करीब +60% रही, बहुत बढ़िया वर्षा मिली। सौराष्ट्र कच्छ में बहुत सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। तेलंगाना में, मतलब दक्षिण भारत में तो ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। पर जैसा कि मैंने बताया कि फिर भी कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं उनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मगर मुख्यतः हम बात करें स्टेट लेवल और जो हमारे उपखंड के लेवल पर है तो वहाँ जो मुख्यतः कमी जो दिखाई दी वो दिखाई दी आपकी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और उसके साथ साथ हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और अब आइए कार्यक्रम में चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। और इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishiddarshan@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।